वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। जैसे आपने देखा, अदालत उज़्मा ने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के पिटिशन को मंजूर करते हुए उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग रेफरेंस को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे के रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया। अदालत उज़्मा के कई नुकात थे अपने हतमी फ़ैसले में, और हालांकि शॉर्ट ऑर्डर इन्हीं गुज़िश्ता महीने वाज़े हो गया था। जो डिटेल्ड फ़ैसला है उसमें ये सब कुछ नुमाया हो जाता है कि सदर पाकिस्तान ने अपना जहन नहीं अप्लाई किया था, एक दूसरा कि तफ्तीश को सही तरह नहीं ऑथराइज़ किया गया था, और साथ में कि वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने इनएडमिसिबल सबूत रियासत को और वज़ीर आज़म को और सदर को फराहम की थी। इस सब पर बात करने के लिए शराजी साहब डिस्कस करेंगे। अव्वल तो शराजी साहब, याद रहे कि शॉर्ट ऑर्डर गर्मियों में आ चुका था, अब उसकी जो डिटेल्ड रीजनिंग थी वो एक 224 सफ़ों के फैसले की शक्ल में भी आज रिपोर्ट हो गया है, पब्लिश हो गया है। किस तरह देखते हैं जनाब? आप यकीनी तौर पे जिस तरह ये केस चल रहा था और इसके अंदर जजेस के रिमार्क्स आ रहे थे, रादर ये है कि हुकूमत के वकला से जैसे सवाल किए जा रहे थे उससे अंदाज़ा यही था कि इस रेफरेंस की बुनियाद को इतनी मजबूत नहीं है और वो जो ड्यू प्रोसेस है उसको शायद फॉलो नहीं किया गया। थोड़ा सा मगर इसका कंपैरिजन मुशर्रफ दौर में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे उनके खिलाफ रेफरेंस से करें तो मेरा ख्याल में अगरचे डिक्टेटर्स के दौर में इस तरह की चीज़ें हो जाएं असद तो अनहोनी नहीं लगती, शायद वहाँ पे ड्यू प्रोसेस को फॉलो करने की कोई रिवायत ही नहीं होती और चीज़ें बड़ी जल्दबाजी में की जाती हैं। लेकिन हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस सिविल गवर्नमेंट के होते हुए अगर कोई चीज़ की जा रही थी तो उसको इतनी जल्दी में, इतनी उजलत में और कानून की इतनी खिलाफ वर्जियों के तहत किया जाता कि वो चीज़ें अब इस फैसले के अंदर बाकायदा वाज़े तौर पे नज़र आ रही हैं। बिल्कुल बड़े अहम नुकात उठाए हैं, जिस तरह कहा गया कि लंदन से एक दरख्वास्त आती है और एसेट रिकवरी यूनिट जिसके खुद वजूद के ऊपर बड़े सवाल उठते हैं कि क्या उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग है या नहीं है। वो एक FBI के इदारे को एक ख़त है और उनसे कुछ खुफिया हसास मालूमात मांगता है किसी फ़र्द के बारे में, और वो इदारा भी किसी हील हुज्जत के बगैर वो सारी की सारी मालूमात फराहम कर देता है और उसके बाद वजारत कानून एक रेफरेंस तैयार करती है। और जैसे कहा गया इस फैसले के अंदर कि खुद प्रेसिडेंट, अब ये जाहिर सी बात है आपका क्योंकि लॉ का बैकग्राउंड है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट को अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए था, क्योंकि माजी के रेफरेंस के अंदर भी यही सवाल उठा था और यहाँ पे भी इसी सवाल को उठाया गया कि गोया के प्रेसिडेंट का ऑफिस ने पोस्ट ऑफिस का काम किया है। होना ये चाहिए था कि उनको देखना चाहिए था कि मेरिट बनता भी है और जो भी एविडेंस प्रोवाइड की कि उतनी उसकी स्टैंडिंग बड़ी मजबूत है कि ये सवाल पूछना चाहिए और इस हवाले से क्या रेफरेंस आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल में तो मैं एक तो यह है कि दो चीज़ें असद मैं कहूँगा कि अगर हम मुशर्रफ इरा के साथ कंपेयर करें तो मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए था कि जो ड्यू प्रोसेस है और जो एक कानूनी तरीका है उसको ज़रूर फॉलो किया जाता, कम अज़ कम इस हवाले से सवाल न उठते। आज अगर कहा जा रहा है कि मेलाफाइडी है और इसकी बुनियाद जो कहीं सियासी लगती है वो नहीं होती, और दूसरा ये है कि प्रेसिडेंट को जाहिर सी बात है एक लर्नड आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है और उनको ज़रूर अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए ताकि फेडरेशन की अलामत जो एक ऑफिस है प्रेसिडेंट का उसके ऊपर इस तरह के सवाल ना आते और ना ये लिखा जाता आज के ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन इसमें साबित हो रही है। असद आप इसमें जाहिर सी बात जी इसमें शराजी साहब दो तीन चीज़ें हैं। एक तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, सदर पाकिस्तान की एक अलामती हैसियत है और उस ओहदे के इख्तियारात भी साल साल महदूद से महदूद होते गए हैं और ये माजी के तजर्बों को सामने रखते हुए किया गया है। लेकिन इसमें ये थोड़ा सा हट के एक सदर का एक रिस्ट्रिक्टेड इख्तियार है कि आपने फिर भी इस रेफरेंस के मामले में अपना जहन अप्लाई करना है और ख़ुद सोच समझ के फिर आगे फ़ैसला लेना है। लेकिन उसमें वही बात जनाब कि जो कोर बात थी कि वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो कुछ आपको फराहम कर रहे थे वो ही गलत फराहम कर रहे थे, और साथ में कि आपने इस तफ्तीश को पूरी तौर पे ऑथराइज़ नहीं किया था। तो एक तो ये बात है जनाब। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो रेफरेंसेस हैं उनके पीछे भी एक तवील और काफ़ी तल्ख तारीख़ है शराजी साहब,
और आप जानते हैं कि जो जजेस हटाए गए हैं फिलहाल, वो उनकी जो अक्सरियत है वो फौजी आमरीत के वक्त हटाए गए थे। चाहे वो जस्टिस अखलाक साहब हों अयूब खान के दौर में, जस्टिस सफदर साहब हों ज़िया साहब के दौर में, याया खान के दौर में जस्टिस शौकत अली साहब थे, और अब हमने देखा फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ सिविलियन डिस्पेंसेशन शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को अपने ओहदे से हटाया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रिपोर्ट थी जो जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने लिखी थी। तो उस हवाले से हम थोड़ी बहुत एक तरह से अनचार्टेड टेरिटरी में भी हैं। साथ में शराजी साहब आपने जिक्र किया इफ्तिखार चौधरी साहब के फैसले का, याद रहे सर, और आप तो तब यू वर रिपोर्टिंग फ्रॉम द फ्रंट लाइंस, इफ्तिखार चौधरी साहब को हटाने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रेफरेंस आया था, और इस हतमी फैसले में भी अदालत उज़्मा ने उसका जिक्र करते हुए ये कहा है कि उस केस को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उन वजूहात के बुनियाद पे कि वो तो बिल्कुल ही एक मैलिफाइड तरीके से एक फौजी आमिर ने चीफ जस्टिस को हटाने के बाद पोस्ट फैक्टो इस तरह का कि रेफरेंस प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी थी, और उसी वजह से फिर रमदे साहब ने उसको मुस्तरद कर दिया था। अब इसमें शराजी साहब जो एक और खसूसी बात है वो ये है कि इधर मामला ख़त्म नहीं हुआ। एक तो जो इख्तलाफी नोट है वो मैं पढ़ नहीं सका बाकी जजों का, लेकिन याया अफरीदी साहब का इख्तलाफी नोट पढ़ने का चांस मिला। उसमें उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के पिटिशन को भी मुस्तरद किया है, और जो रेफरेंस है उसको भी मुस्तरद किया है। काजी साहब के पिटिशन को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि ये बुनियादी हकूक का केस नहीं बनता 184(3) के तहत, और ये भी कहते हुए उन्होंने कहा कि जो वजीर कानून साहब हैं उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, FBI को ये इसका नोटिस लेना चाहिए, और ये जो सारी एविडेंस इनको मिली है गलत तौर पे मिली है, और दे आर लायबल टू प्रोसिक्यूशन। तो इस तरह के अल्फाज जस्टिस याया अफरीदी साहब ने अपने इख्तलाफी नोट में इस्तेमाल किए हैं। बात सिर्फ इधर ख़त्म नहीं होती, अब देखना होगा कि जो अक्सरियत का फैसला है जो बंदियाल साहब ने लिखा है उसमें उन्होंने कहा कि हम पटिशनर की प्ली को एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं कि ये तमाम मामलात FBI को भेजें, और फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला करेगी। जी बिल्कुल, लेकिन असद मैं ये भी जानना चाहूँगा जो सवाल एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से उठाया गया है कि क्या वाकई उनका डोमेन बनता था कि एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के खिलाफ इस तरह की कोई तहकीकात करके उसके बाद रेफरेंस दायर किया जाता, और फिर जो आप बात की गई इसके अंदर लिख दिया गया कि ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और फिर साथ में वजीर कानून या एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह के खिलाफ या FBI के मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई है। इसकी इंटरप्रिटेशन आप कैसे करेंगे? सर, जो जहाँ तक मुझे आइडिया वो ये है कि इस फैसले में क्योंकि काजी साहब की जो रिलीफ थी काजी साहब की लीगल टीम की वो ये थी कि एसेट्स रिकवरी यूनिट को गलत तौर पे बनाया गया है, और जो अब खसूसी मुशीर इंटीरियर हैं जो कि एसेट्स रिकवरी यूनिट से मुंसलिक थे उनको गलत तौर पे तकर्रर किया गया है। इन दो बुनियादों को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर नहीं किया। उन्होंने कहा कि रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत आप एसेट्स रिकवरी यूनिट बना सकते हैं, और साथ में उन्होंने कहा जो चैलेंज था जुल्फी बुखारी की तकर्री को, उस फैसले को सामने रखते हुए उन्होंने वो प्रेसिडेंट इस्तेमाल किया और कहा कि वज़ीर आज़म की डिस्क्रेशन है, वो जिस मर्जी ऐसे आदमी को तकर्र करें, इट्स द प्राइम मिनिस्टर्स प्रोगेटिव। ये करते हुए उन्होंने ये ज़रूर अफर्म किया है कि जो एसेट्स रिकवरी यूनिट कुछ कर रहा था उसको वो ऑथराइजेशन नहीं थी, ना तो वो उसके मैंडेट का हिस्सा था, ना तो उसको वो एविडेंस आगे लॉ डिवीजन को रिले करना चाहिए था, ना तो फिर लॉ डिवीजन को आगे सदर को ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी। तो उन्होंने हालांकि एसेट्स रिकवरी यूनिट की तश्कील को या उसके फॉर्मेशन को स्ट्राइक डाउन नहीं किया, ये जरूर कहा है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन बगैर किसी ऑथराइजेशन की थी, और उस बुनियाद पे ये रेफरेंस मुस्तरद करते हैं। सही, लेकिन ये भी क्लैरिटी है कि अभी जस्टिस फायज ईसा के बारे में, उनके कंडक्ट के बारे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन की बुनियाद हो कि FBI की तरफ से फराहम किया गया मवाद। गोया कि अभी मामला यहाँ रुका नहीं है, अभी इसका क्लाइमेक्स आना है आपके ख्याल में, ऐसे ही है ना जो मैं समझ रहा हूँ? बगैर किसी शक के उन्होंने यही कहा है कि हम तो काजी साहब के पिटिशन को ऑनर करते हुए कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे फैमिली मेम्बर्स को आपने नोटिस नहीं दिया, मेरे फैमिली मेम्बर से आपने ये सवालात नहीं किए,
तो उस प्ली को ऑनर करते हुए हमने ये तमाम कार्रवाई और ये जो तमाम प्रोसीडिंग्स हैं वो एफबीआर को मुंतकिल कर दी हैं। अब जब एफबीआर उस पर फैसला करेगा वो वापस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आएगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की फिर डिस्क्रेशन होगी कि वो हतमी फैसला क्या करते हैं, और आर्टिकल 209 तहत वो फैसला फिर या तो सदर को जाएगा या उधर ही फिर ख़त्म हो जाएगा। और इसी पर फिर जी थोड़ी सी पॉलिटिकल भी जो इसकी कॉनोटेशन जी, बन रही है उसको भी जी, जी। डिस्कस कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पे सारे अमल की ओनरशिप तो पीटीआई की सिटिंग गवर्नमेंट ले रही है, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह प्रेसिडेंट का ऑफिस के ऊपर सवाल उठे हैं, जिस तरह वजारत कानून के ऊपर सवाल उठे हैं, एसेट रिकवरी यूनिट के ऊपर उठे हैं, तो आपको नहीं लगता कि पहले नैब को लेके क्रिटिसिज्म आ रहा है गवर्नमेंट के ऊपर कि शायद विक्टिमाइजेशन के लिए वो ऑफिस इस्तेमाल हो रहा है, अब प्रेसिडेंट ऑफिस के बारे में बात कर ली गई है, तो आपको लगता है ना कि थोड़ी सी जो मॉरल अथॉरिटी है इस गवर्नमेंट की वो कहीं कंप्रोमाइज हुई है, उसका ग्राफ नीचे आया है? सर, इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप इस फैसले को पढ़ें, उन्होंने बहुत ही वाज़े अल्फाज में ये चीज़ आपको नुमाया कर दी है कि हुकूमत ने बिल्कुल प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। जो आपके लाइन डिविजन्स थे उन्होंने बिल्कुल प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। कुछ जो बुनियादी लोग थे वो ना तो ऑथराइज थे, ना तो इन्वेस्टिगेशन ऑथराइज थी। और जो सबसे अजीब बात है शराजी साहब वो ये है कि 4 जजों को आप हटा चुके हैं। ठीक है, ये छोड़ दें कि वो प्रोसीडिंग्स कितनी मुतनाज़ थी कि नहीं थी, लेकिन आइन में एक आर्टिकल 209 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फिर साथ में कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, फिर आपके पास प्रेसिडेंट भी है शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाला। उस तमाम प्रेसिडेंट को, मटीरियल्स को, पॉलिसी को सामने रखते हुए आपने इतनी, अब आदमी क्या कहे, इनकोहेरेंट किस्म की प्रोसीडिंग्स की कि उसको गैर आइनी करार दे दिया गया। एंड आई थिंक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए ये बेतहाशा काबिल तवज्जो है कि आला अदालत आपके सीनियर अफसरान के मुतालिक जब इस तरह के फैसले करे, बेहतर होगा कि आप अगली बार कुछ सब्र और तहम्मुल से, कुछ कंसिडरेशन के साथ अपने दायरे में रहते हुए इस तरह की कार्रवाई करें। इसी पर वक्फा लेंगे, अगले हिस्से में बात करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के फैसले के मुतालिक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे रहेगा फरवरी 2021 तक। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। जैसे आपने देखा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि एक बैन अल-अक़वामी तंजीम है और जो कि दहशतगर्द तंजीमों को माली मुआवनत मॉनिटर करती है और मनी लॉन्ड्रिंग मॉनिटर करती है, उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे डाल दिया था। अब फैटफ का फैसला जो कि अक्टूबर में पाकिस्तान उसके मुंतज़िर था वो वाज़ेह हो गया है। उनका फैसला ये है कि फरवरी तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे तो रहेगा, लेकिन वो ये बात तस्लीम करते हैं कि जो उनका एक्शन प्लान था पाकिस्तान के लिए उसमें 27 नुकात में से 21 पर पाकिस्तान ने अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है और जो 6 बकाया पॉइंट्स रहते हैं उन पर भी पाकिस्तान ने कार्रवाई अपनी शुरू कर दी है। हमारे साथ इस सब पर बात करने के लिए हसन खावर साहब हैं, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट। इन तमाम अमूर पर उनकी गहरी नज़र रहती है। बहुत शुक्रिया हसन साहब शो में शामिल होने का, हमें अपना वक्त देने का। ये बताइएगा जनाब कि अब जो लाहे अमल तय करना चाहिए पाकिस्तान को, गुंजाइश क्या है हसन साहब, और अभी वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिन पर ज़्यादा काम करना है? जी शुक्रिया असद साहब। मेरे ख्याल में तो इस वक्त पहली तो मुबारकबाद का ये एक मौका है, क्योंकि हमें ये इत्तला पहले भी ये बात चलती रही कि पाकिस्तान ने काफ़ी प्रोग्रेस की है, लेकिन जब FATF फोरम ने ख़ुद इस बात को रिकग्नाइज़ किया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस बहुत सिग्निफिकेंट है, तो ये शो करता है कि हम ठीक रास्ते पे हैं। और अगर आपको याद हो, जब पिछली दफ़ा स्टेटमेंट FATF की आई थी तो उसकी टोन बड़ी सख्त थी और उस वक्त 27 में से हम सिर्फ 14 जो एक्शन पॉइंट्स थे उस पर लार्जली कंप्लाइंट थे। अब हम 21 के करीब जा चुके हैं। तो पहली तो बात यह है कि हमारा ट्रैक ठीक है, हमें इस मोमेंटम को लेके चलना है, हमें इस पर कायम रहना है। दूसरी बात आपने ये पूछी कि अब हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है। मैंने जो अभी तक स्टेटमेंट पढ़ी है, प्रिलिमिनरी जो स्टेटमेंट आई है, वो 3-4 चीज़ों की उसके अंदर बात कर रहे हैं और वो उनका रोज़े अव्वल से वो कंसर्न रहा है। वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो केसेस जो हैं उनको कैसे इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, उनको कैसे प्रोसिक्यूट कर रही हैं और उसके नतीजे में क्या कन्विक्शन कर रही हैं। उसके बाद जो दूसरी उनकी बात है वो ये है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 1267 और 1373 है,
उसके अंडर आप लोगों ने क्या किया, उस काम को बढ़ाना पड़ेगा। और तीसरा गालिबन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हवाले से उनका कंसर्न है कि उसमें हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। लेकिन ये वो चंद एरियाज़ हैं जो मेरे ख़्याल में आगे चल के पाकिस्तान को इन पे मज़ीद काम करना पड़ेगा, और अगर हम ये ठीक मोमेंटम, है। ये स्पीड रखें तो गालिब इम्कान है इंशाल्लाह फरवरी में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आएगा। बिल्कुल ठीक जी। लेकिन हसान साहब, इनफैक्ट ये जो कालादम तंजीमों और उनके लोग जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग आगे बढ़े, उनकी कन्विक्शन हो, आपको लगता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर माजी में भी हमने देखा है कि जब इन लोगों को पकड़ा भी गया, इनके खिलाफ प्रोसीडिंग चली, सबसे बड़ा प्रॉब्लम एविडेंस का है, एविडेंस कहीं मिसिंग है। यही वजह है कि इन लोगों के खिलाफ केसेस इतनी तेजी से आगे बढ़ नहीं पाते। तो अगेन ये फरवरी का वक्त तो बड़ा कम वक्त है, इस वक्त में तो ये चीज़ें शायद मुकम्मल ना हो पाएँ। तो फिर हमें क्या ये खदशा रखना चाहिए कि शायद ये मुद्दत फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि इस मामले में तेजी से बढ़ना भी तो जाहिर सी बात है, कहीं वो जो फेयर ट्रायल का एक कहा जाता है वो भी कंप्रोमाइज हो सकता है। जी, आपका बड़ा बड़ा वैलिड पॉइंट है। देखिए, पहली बात कि क्या इस डेट में एक्सटेंशन हो सकती है? ज़ाहिर बात है कि अगर हम 27 के 27 एक्शन पॉइंट्स में अमल नहीं करेंगे तो मज़ीद एक्सटेंशन होने का इम्कान ऑफ कोर्स है। मेरी ज़ाती उम्मीद है कि शायद इस दफ़ा इसको कवर कर जाएँ। दूसरी जो देखें, जो इनका एक्शन प्लान है, उसका मतलब ये नहीं कि आपने जितने केसेस रजिस्टर किए हैं और जितने आपने लोगों को पकड़ा है उन सबको आप इन्वेस्टिगेट, प्रोसिक्यूट करके इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात का अंदाज़ा है कि ये लॉन्ग टर्म केसेस हैं। इनको इन्वेस्टिगेट करना, इनको प्रोसिक्यूट करना बहुत मुश्किल काम है, और कई दफ़ा जो केसेस हैं वो कई महीने या साल खींच जाते हैं। वो देखना ये चाहते हैं कि आपने जो इतने लॉस को अमेंड किया है, इतनी रजीम बनाई है बड़ी, लोगों के एसेट्स फ्रीज किए हैं, क्या सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस अचीव हो रही है? और सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस का मतलब ये है कि अगर आपने पहले केसेस 10 रजिस्टर थे, उन्होंने कहा अच्छा अब आपने 100 रजिस्टर कर दी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगली दफ़ा वो कहेंगे अच्छा इन 100 में से अब आप कितने प्रोसिक्यूट कर चुके हैं? जो प्रोसिक्यूट कर दिया, क्या उनमें ट्रायल शुरू हो गया और कुछ कन्विक्शंस है कि नहीं? तो वो सीरियसनेस दिखानी है। बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि फरवरी तक या अगले साल के एंड तक भी हम तमाम केसों में कन्विक्शन कर पाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल, मेरी इत्तला यह है कि ये शो किया है कि हमारे कन्विक्शन रेट बहुत अच्छे हैं। हमने जो अपने केसेस हैं, अपनी जो सजाएं हैं, उनको सख्त किया है और कई नए केसेस रजिस्टर किए हैं, और कई जो डेजिग्नेटेड पर्सन, जो ये टर्म यूज़ करते हैं, जो यूएन के डेजिग्नेटेड हैं और जो हमने डोमेस्टिकली डेजिग्नेट किए हैं, उनकी और उनकी एसोसिएट्स की लातादाद प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको फ्रीज किया गया है। जब आप इन प्रॉपर्टीज़ को फ्रीज करते हैं तो आप उनकी ऑक्सीजन की पाइपलाइन बंद कर देते हैं, और जाहिर है कि फिर अगला स्टेप उनकी सजा की तरफ जाता है ताकि उस केस को क्लोज किया जा सके। अच्छा हसान साहब, इसका एक आप बेहतर जानते हैं, एक सियासी पहलू भी है। जो कहा जाता है कि जी जो एशिया पैसिफिक ग्रुप था उसको चीन हेड कर रहा था, चीन के एनवॉय ने कहा भी कि पाकिस्तान का जो रिव्यू है वो मुस्बत होगा, लेकिन दूसरी जानिब हिंदुस्तान की एक काफ़ी वाज़े डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन रही है, ये कहते हुए कि पाकिस्तान को वापस ब्लैक लिस्ट पे जाना है। तो ये जो एक तरह से बैन अल-अक़वामी ताकतें हैं जिनका भी अपना एक तरह का असर है फैटफ के हवाले से, वो उस पर क्या कहते हैं जनाब? देखिए, आपने बहुत ये सही बात की है कि जो इंटरनेशनल नैरेटिव है उसमें मेरे ख्याल में हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हमने ग्राउंड पे काम किया है, हमने एक्शंस लिए हैं, लेकिन हमने इंटरनेशनल मीडिया को खुला छोड़ दिया है, और वो हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो उस नैरेटिव को शेप कर रहा है। मैं आपको ये बात बताऊं कि मैंने आज से कुछ रोज़ पहले, मैं नाम नहीं ले लूँगा, एक बहुत सीनियर ऑफिशियल उनको फ़ोन किया और मैंने कहा कि भाई आप जाने लगे हैं FATF में, आप बताइए कि आपने क्या किया, क्या कारकर्दगी है, हम इसके ऊपर लिखें, इसके ऊपर आवाम को आगाही दें। वो एक बात भी मीडिया से बात करने को तैयार नहीं। वो लोग कहते हैं जी हर चीज़ कॉन्फिडेंशियल है। हमने डिप्लोमेसी में भी काम किया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में तमाम डिप्लोमेटिक डिफरेंट एम्बेसीज से लोगों को बुलाकर उनको ब्रीफिंग दी गई, सो वो भी बहुत अच्छा काम था। मेरे ख्याल में एक इसी तरह की एफर्ट मीडिया के साथ करने की ज़रूरत है ताकि हम बैनुल-अक़वामी मीडिया में अपना नैरेटिव लेके जाएं। आपको पता है कि कुछ रोज़ पहले उन्होंने अफवाह फैलाई सऊदी अरब के वोट के बारे में, उसके अलावा भी फैलाते हैं। आप ज़रा गूगल करें FATF को और आपको एक के बाद एक नेगेटिव खबर मिलती है, सारी की सारी हिंदुस्तान से ओरिजिनेट हो रही है। मेरे ख्याल में अगले 6 महीने में हमें इस नैरेटिव बिल्डिंग को भी चेंज करना है, क्योंकि इससे भी पाकिस्तान की जो है वो इससे इम्प्रूव होगी। ठीक है। पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हसान खावर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का और इन तमाम नुकात से आगाह करने का। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे कुछ सियासी सूरत हाल के मुतालिक, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और
जो सिंध में एक बहुत बड़ा इख्तियारात की तकसीम के मुतालिक इशू सामने आया। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। मुस्लिम लीग नवाज रहनुमा कैप्टन सफदर पर जो इल्ज़ामात लगाए गए कि उन्होंने मज़ार कायद पर नारे लगाए, उसकी सैंक्टिटी को डेसक्रेट किया, तो उसी सिलसिले में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई और उनको रातों रात गिरफ्तार किया गया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन ने, जिस तरह आपने सुना, अस्करी क़यादत को कहा है कि वो खुद इंक्वायरी करें और बताएं कि इसमें हकीकत क्या है। लेकिन दूसरी जानिब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कहना है कि उनका बयानिया सुरखरू हो गया कि अगर आप कराची इंसिडेंट को सामने रखें तो ये कहना कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद ही बाइख्तियार नहीं हैं, ये सच साबित हो गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के नुमाइंदों का कहना है कि कैप्टन सफदर ने ना सिर्फ पूरी तौर पे उस मज़ार को डेसक्रेट किया, उन्होंने ये भी नारे लगाए और उसकी सैंक्टिटी को डेसक्रेट किया। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम किसी को NRO नहीं देंगे और ये सब का सब हमें प्रेशर करने के लिए किया जा रहा है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए तवील सहाफ़ती तजर्बा रखते हैं सीनियर सहाफ़ी सत्तार खान साहब हैं। सत्तार खान साहब, ये बताइएगा जनाब कि ये जो सारा एक इंसिडेंट हुआ है और उसमें फिर सिंध पुलिस की भी एक लीव्स का एक सिलसिला शुरू हो गया कि ये हमारे इख्तियारात पर आप इन्फ्रिंज कर रहे हैं और दिस कैन नो लॉन्गर गो ऑन, ये अब आपको किस तरफ जनाब ये चीज़ें बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं? क्या मज़ीद गैर मुस्तहकम होगा काम? असद रहीम साहब, एक बात है कि जब अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है और इकट्ठे हो के एक ही ज़ुबान बोलती है और ज़ुबान में से एक ही आवाज़ आती है एस्टेब्लिशमेंट की, जिसको आप खलाई मखलूक कह लें या जो भी कह लें जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर ये तमाम की तमाम अपोजिशन पार्टीज इस बात पे मुत्तहद हो जाएं कि आइंदा के लिए जब कभी भी कोई मौका आता है तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ये होता है कि अगर आपने हुकूमत में आना है तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करनी है और हुकूमत से जाना भी इस्टेब्लिशमेंट तय करती है। तो अब ये अपोजिशन जमातों पे अब ये वक्त आ गया हुआ है कि आज के दिन तो ये बात कर रहे हैं अपोजिशन में रहते हुए, कल कला को जब इलेक्शन होते हैं और इनके गवर्नमेंट में आने का एहतमाम होता है तो फिर ये इसका क्या मतलब लेंगे कि दोबारा एस्टेब्लिशमेंट से डील कर रहे हैं। आपने जिस जगह पर बात ले जा चुके हुए हैं, पंजाब में पहली दफ़ा हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात हो रही है। पंजाब में इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कभी बात नहीं हुई थी और पंजाब में पहली दफ़ा ये हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट, चाहे उसको एक नया नाम दे दिया गया, खलाई मखलूक का नाम दे दिया गया, लेकिन है तो एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आपको एग्रीकल्चर महकमा ज़राअत एक अच्छा नाम दिया गया था, मैं तो उसके बाद महकमा ज़राअत ही कहना शुरू कर दिया था। मैं कहा मुझे ये नाम अच्छा लगता है क्योंकि हमारा पंजाब का ज़्यादा ताल्लुक ज़राअत के साथ ही है। तो ये जब ये चीज़ें होती हैं, अब इनसे कौन पूछेगा या किसको ये कहेंगे कि अपोजिशन जमातें जिस टोन जिस एक्सटेंट तक जा चुकी हैं उस एक्सटेंट पे रहते हुए इनको एक चीज़ कह देनी चाहिए कि जब एस्टेब्लिशमेंट डील करती है तो वो बैक वक्त हुकूमत के साथ भी डील कर रही होती है और अपोजिशन के साथ भी डील कर रही होती है। जब वक्त आता है तो अपोजिशन में जो जमातें होती हैं उसे हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल कर रही होती हैं और हुकूमत को तो वैसे उन्होंने किया होता है। अब ये बात पहली दफ़ा हुई है कि अगर मरियम नवाज ये बात उठा रही है, अगर मरियम नवाज में इतना आ गया है कि वो बात को यहाँ तक लेके जा रही हैं और इस एक वक्त में जब अगर मकबूलियत को देखा जाए तो मकबूलियत हमारे मुल्क में मख्फी हो चुकी हुई है। अगर इलेक्शन होते हुए तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इलेक्शन अगर हों तो पंजाब में नवाज शरीफ को कोई नहीं रोक सकता, ये बात तय है। आप उसको पनामा पेपर पे ले जाएं, आप उसको एहतसाब अदालत पे ले जाएं, आप उसको JIT पे ले जाएं, आप उसकी करप्शन पे ले जाएं, आप उसके लंदन के फ्लैट्स पे ले जाएं, बट जो एक मकबूलियत है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है। अब अगर मैं कह रहा हूं या असद रहीम साहब आप कह रहे हैं या शिराजी साहब कह रहे हैं कि जनाब वो करप्ट है, तो हम कह रहे होंगे, हो सकता है वो करप्ट हो, लेकिन जो उन्होंने वोट डालना है अगर उन्होंने तैयार किया हुआ है कि उसने करप्ट कोई वोट डालना है तो फिर आप क्या करोगे? जो आपने बयानिए की बात की है, मैं इसी की तरफ आना चाहूंगा। एक तो ये बताइएगा कि इस बयानिए के साथ अगर नून लीग दोबारा इक़्तिदार में आ भी जाती है तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कैसे होंगे, और मोर इम्पोर्टेंटली जो इस इत्तेहाद के अंदर दीगर जमातें हैं, क्या वो नवाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ आगे भी बढ़ेंगे? अगरचे हमें उठान बड़ी अच्छी लगी APC से लेके अब तक,
लेकिन लगता ये है कि अब पीपल्स पार्टी कहीं डिविएट कर रही है, और इतलात ये भी आ रही हैं कि बिलावल साहब अब क्योंकि जीबे जाके बैठ गए हैं, वो बलूचिस्तान के जलसे में जा भी नहीं रहे, तो आपको लगता है कि आखिर तक इस बयानिए के साथ चलना तमाम के लिए ठीक भी होगा, उसको अफोर्ड भी कर सकती हैं बाकी जमातें? शराजी साहब, ये डिपेंड मुझ पे नहीं कर रहा, ये डिपेंड कर रहा है इन जमातों पे, और ख़ास तौर पे नून लीग के ऊपर, ख़ास तौर पे मरियम नवाज के ऊपर, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ के ऊपर, कि जनाब आप जब इस तरह की अगर आपने सबक सिखा दिया है, यहाँ पंजाब में रहने वालों को अगर बात समझ आ गई कि एस्टेब्लिशमेंट नाम की कोई चीज़ होती है, पहले तो पंजाब वालों को पता ही नहीं था कि एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है। वो यही कहते थे कि जरदारी की हुकूमत है, नवाज शरीफ की हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत है या जुनेजो की हुकूमत है। अब उनको पहली दफ़ा महसूस हुआ है कि नहीं, एक चीज़ है जिसका नाम इस्टेब्लिशमेंट है, जो हर हुकूमत के पीछे होती है। जब तक इस्टेब्लिशमेंट का दस्ते शफकत नहीं होता, कोई हुकूमत पाकिस्तान में आ नहीं सकती। जब तक वो नवाज शरीफ को तो पता था, जनरल जिलानी से लेकर जनरल ज़ियाउल हक तक मेरे ख्याल में उनको पता था, बाकी पंजाबियों को नहीं पता था मेरे ख्याल में। नहीं, ये आपकी बात, आपने जिस तरह बात देखे ना, उनको उस वक्त भी पता था। लेकिन नवाज शरीफ, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ के बारे में जो अमूमी तौर पर तासुर पाया जाता है ना कि ये इतने ज़्यादा समझदार नहीं है, मेरे ख्याल में वो गलत है। नवाज शरीफ इंतहाई समझदार सियासतदान है। करप्ट होना अपनी जगह पर है, क्योंकि हम सब करप्ट हैं, पूरा मुल्क ही करप्ट है। करप्शन हमारे यहाँ पर पनप चुकी हुई है, हमारी रगों में जा चुकी है, हम करप्शन से जान नहीं छुड़ा सकते। अच्छा, उनका ये है कि जो आप देखें शराजी साहब, क्योंकि हमारा ज़रा वक्त कम हो रहा है, अगर मैं बिल्कुल आखिर में आपसे पूछ लूँ कि अब जनाब जो ये ऑपोजिशन की तहरीक है, आपने खुद कहा कि ये उन पर डिपेंड करते हैं, जमातों पर डिपेंड करता है, आपकी राय के मुताबिक सर ये सारा मामला किस तरफ जा रहा है? जो अभी अब जलसे देखने को हम खुद देखने को मिलेंगे बलूचिस्तान में और बाकी मुल्क भर में, विच वे इज दिस गोइंग सर? और जिस तरह शराजी साहब ने कहा, क्या इत्तेहाद कायम रहेगी? तो इत्तेहाद के बारे में, पाकिस्तान की सियासत में इत्तेहाद के बारे में यही कहा जाता है कि ये इत्तेहाद उस वक्त तक रहता है जब आप पर एक किस्म का सियासी जुल्म हो रहा हो, सियासी जबर हो रहा हो। यूं ही सियासी जुल्म या सियासी जबर कम होना शुरू होता है, ये इत्तेहाद बिखरना शुरू हो जाता है, ये टूटना शुरू हो जाता है। कल कलां को बिलावल अपनी ज़ुबान बोल रहे होंगे, मरियम अपनी ज़ुबान बोल रही होगी, मौलाना फजल रहमान अपनी ज़ुबान बोल रहे होंगे। ये जो अपनी अपनी ज़ुबानें वक्त पे आके बोलना, इसको अब कम अज़ कम वक्ती तौर पर आपने लोगों को जब बता दिया है कि यार हमारा मुकाबला इमरान खान के साथ नहीं है, इमरान खान के पीछे हुए बैठे हुए लोगों के साथ है, तो फिर आए, फिर उनके साथ पूरी तरह लंबी गेम है। ये कोई छोटा मोटा नहीं है, ये कोई 2020 नहीं है, वनडे नहीं है, ये टेस्ट भी नहीं है, ये तो एक इतनी लंबी गेम है। इस गेम के लिए इन्होंने तैयार करना है अपने आप को। क्या आप समझते हैं, असद रहीम साहब खुद ही बता दें, क्या बिलावल इस गेम के लिए तैयार है? मरियम नवाज इस गेम के लिए तैयार है? अपना फजल रहमान इस गेम के लिए तैयार है? या बाकी जो हैं क्या इसके लिए तैयार हैं? आप समझते हैं कि ये लोग तैयार हैं कि ये लंबी गेम है, ये कोई छोटी गेम नहीं है कि आज की रात बहस हुई तो मामला खत्म हो गया। ये तो लंबा मामला चलेगा। इस्टेब्लिशमेंट के पांव आपने पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ये फैसला कर लें, क्योंकि कल कल को जाके आप इस्टेब्लिशमेंट के ही पांव पड़े होते हो। फिर हम लोग जो इतनी बातें टीवी पे कर रहे होते हैं, हम लोग भी खसियानी बिल्ली नहीं होती, उस तरह से कभी इधर निकल रहे होते हैं, कभी उधर निकल रहे होते हैं। क्योंकि आपने वो स्टैंड लेना है तो ले लें, आप हमेशा के लिए ले लें। एस्टेब्लिशमेंट ऐसी ही रहेगी। ये असद रहीम साहब, ये आप लिखवा लें। बिलावल तो मुतालबा कर रहे हैं DGI से, आर्मी चीफ से, तो वो तो लगता है कि उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। आप तो कहीं आगे की बात कर रहे हैं। अब तो अभी से उन्होंने कह दिया कि जी आपने मसले को हल करना है, तो फिर लगता है आपको कई चीजें आगे इस तरह बढ़ेंगी जिस तरह का बयानिया है। अब शराजी साहब, ये कोई बात है करने वाली कि वो उनसे दरखास्त की जा रही है या उनको मना किया जा रहा है? ये तो ऐसे लगता है जैसे उनसे दरखास्त की जा रही है कि जनाब आके आप ही मसला हल कर सकते हैं। मतलब ये तो ऐसे बात होगी ना। मैं अगर आपसे कोई बात कर रहा हूं तो मेरी बातों से पता चल जाएगा मैं आपको मना कर रहा हूं या आपसे दरखास्त कर रहा हूं कि जनाब आएँ और ये मामला सुलझाएं। ये तो आप खुद ही कह रहे हो ना। ये बिलावल साहब की टोन होती है। बिलावल के अब्बा जो हैं, जब वो किसी मामले में फंसते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब वो भी कोई आंख ऐसी दिखाते हैं एस्टेब्लिशमेंट को। ये तो पुराना खेल हो गया है कि एक वक्त में आके सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट को एक आंख दिखाता है और उसके बाद फिर वो एस्टेब्लिशमेंट आंख दिखाती है, फिर ये कोई और आंखें बन जाती है, फिर हमारी आंखें खुली रह जाती हैं कि यार ये हुआ क्या है। कल तक मिलना तो शुरू नहीं हो जाती। ये मिलता रहता है ना सियासत में। तो शिराजी साहब, सियासत में तो शिराजी ये होता रहता है यार। ये सियासत सितार साहब इसी पे सर के सियासत में यही होता रहता है। क्योंकि ज़रा वक्त कम हो रहा है। सितार खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का।
और इस पर हम भी इजाज़त लेते हैं। जैसे आपने देखा, कुछ हमारे अपने तल्ख तजर्बे हैं जो बताते हैं कि अभी भी ये बुनियादी इम्बैलेंस दुरुस्त नहीं किया गया। किस तरह दुरुस्त किया जाएगा वो अभी हम देख रहे हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें। कल तक खुदा हाफिज़।